हाँ बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने 12th का जब स्टार्टिंग किया था तभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से उसको वापस से रिपीट यहाँ करता हूँ तो मैंने आपको बताया था वेव को क्रिएट करने के लिए हमें चार्ज चाहिए होता है। और मेरे पास जो चार्ज होता है वो बेसिकली 3 कंडीशन में हो सकता है। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। वहीं अगर मेरा चार्ज मोशन में होता है, और मोशन कैसा बेटा, यूनिफॉर्म, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। वहीं अगर मेरा चार्ज मोशन में होगा, बट कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, तो वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स अगर मुझे चार्ज का अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, चार्ज का मोशन करवाना पड़ेगा। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, करेक्ट। चलिए, अब अगर हम चार्ज के मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करने के पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए थे, कुछ स्टडी आई थी, कुछ यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने अपना अपना कुछ रिव्यू दिया था। वो किस तरह से था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फेराडे साहब आए थे और फेराडे साहब ने बोला था क्या कि एक जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। फेराडे साहब के अकॉर्डिंग एक जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती है। कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमने देखा था कि जब भी हम किसी सर्किट या कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को चेंज करते थे तो सर्किट में एक ईएमएफ आता था, वो और ईएमएफ क्या करता था बेटा, एक इंड्यूस करंट को जनरेट करता था और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता था। अच्छा, अगर मुझे करंट को फ्लो करवाना है तो करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए बेटा, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। और अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते तो होता है ई टाउ बाय एम। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनडायरेक्टली कहा जाए तो वहां पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो बेसिकली किसके कारण हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो मैं बोल सकता हूं कि हमने चेंज किसको किया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। हमने वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज किया था और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया जिससे उनको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिला जिसको हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट फ्लो लगा। मतलब एक जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, या क्या इंड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती है। फेराडे स्टेटमेंट था, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा गया क्या कि अगर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती तो क्या एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को भी इंड्यूस कर पाएगी। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर इसका आंसर किसने दिया भाई, मैक्सवेल ने, ठीक है। और मैक्सवेल ने बोला कि हाँ, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। कैसे, अब इसको समझाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स थी वो कैसी थी बेटा, पैरेलल थी और सर्कुलर थी। इसके पहले जो हमने प्लेट्स यूज की थी सेकंड चैप्टर में वो रेक्टेंगुलर थी या फिर स्क्वायर शेप की सरफेस थी, ठीक है। अभी मैंने सर्कुलर सरफेस लिया है। इसको इन्होंने यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी या इनडायरेक्टली बोले सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ चार्ज से कनेक्ट किया। एक्चुअली बैटरी जो होती है सोर्स ऑफ चार्ज नहीं होती, एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे चार्ज को एनर्जी मिलती है और फ्लो होता है। तो यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दिया, और जैसे ही स्विच क्लोज किया जो चार्जेस थे वो फ्लो होना स्टार्ट हो गए। चार्जेस के फ्लो होने से मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज आता गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता गया, ठीक। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। एक पॉइंट ले लिया उन्होंने यहाँ पर एक्स पॉइंट और दूसरा पॉइंट बेटा कौन सा, वाई पॉइंट। जब उन्होंने एक्स पॉइंट पर यहाँ पर एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाया, करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आई है। कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है जब तक कि उसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आती। जैसे स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाती है मतलब मेरा कैपेसिटर
पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ करंट फ्लो होने की। करंट फ्लो हो रहा है मतलब अभी कैपेसिटर पार्शियली चार्ज हुआ है। अब होगा क्या, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब करंट फ्लो होगा, इस करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। कौन सा करंट बोलते हैं बेटा, कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट में क्या होता है, जैसे ये करंट यहाँ पर फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो करंट इधर, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और नीचे अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बेटा, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यहाँ अप्लाई किया गया। जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को हमने वाई पे अप्लाई किया तो वाई पर भी क्या बना दिया बेटा, एक क्लोज लूप बना दिया। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई किया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट। यहाँ पर तो वैलिड हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या था, कंडक्शन करंट था। बट जब यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर तो कोई करंट है नहीं। तो अगर मैं एक्स पॉइंट की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रही थी। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट वाई पॉइंट की बात करता हूँ तो वाई पॉइंट पर यहाँ पर तो कोई करंट है नहीं। जब यहाँ पर कोई करंट नहीं है तो करंट के नहीं होने से करंट की वैल्यू जीरो, और अगर करंट की वैल्यू जीरो है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वाइज जीरो, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। बट मैक्सवेल ने बोला नहीं, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल को रखूंगा तो डिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यहाँ तो वैलिड हो रहा है बट यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा है। अब फिर मैक्सवेल ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही। उन्होंने बोला जिस तरह से फेराडे ने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, उसी तरह से यहाँ पर ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल कैसे, पहले कम चार्ज आया था, कम इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्ज बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, चार्ज बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी भी चाहिए और हो भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई बेटा वो किसके कारण से आई, वाई इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने कहा जिस तरह से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसी तरह से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। करेक्ट, तो ये हमने देख लिया मैक्सवेल स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था उसके अकॉर्डिंग तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। तो बाद में मैक्सवेल ने इस कॉन्फ्लिक्शन को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को यहाँ पर रिड्यूस किया। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में यहाँ पर भी एक करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट को यहाँ पर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। क्यों, क्योंकि वो करंट यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पर सर्किट है, सर्किट में जो करंट है वो कंडक्शन करंट, बट यहाँ कोई सर्किट नहीं है तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको उन्होंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है और उसी डिस्प्लेसमेंट करंट से यहाँ पर क्या आ रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करें तो जितना चार्ज पर सेकंड एंटर करेगा उतना ही चार्ज पर सेकंड बाहर निकलेगा। मतलब कंडक्शन करंट की वैल्यू जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के सेम होती है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है क्योंकि चार्ज कभी लॉस नहीं हो सकता किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी। तो कंडक्शन करंट कितना था बेटा मेरा, dq/dt, तो इतना ही क्या रहेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट भी रहेगा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इतना कंफर्म था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा था ये क्यों आ रहा था, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने सबसे पहला फ्लक्स कैलकुलेट किया। अगर हम फ्लक्स निकालते हैं, अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E/A, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 cos 0 1 हो गया। चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया कांस्टेंट है dE/dt। चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एरिया d/dt। ये होता है बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। d∅/dt इज इक्वल टू a d/dt, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर हो गया। Q होता है बेटा सिग्मा होता है कितना, Q/A। तो d∅/dt इज इक्वल टू a से कैंसिल आउट, तो 1/ε into dq/dt। एंड व्हाट इज dq/dt इज डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर मैक्सवेल का जो हमारा जो एम्पियर का जो लॉ था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो आता क्या है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो हमने डिस्प्ले यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ते क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्या मॉडिफिकेशन किया उन्होंने बोला कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज सरफेस क्लोज लूप इज इक्वल टू सरफेस नहीं लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट इनसाइड द लूप। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने जो करंट मेंशन किया था बेटा कौन सा करंट था, कंडक्शन। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो मॉडिफिकेशन क्या क्या बोला गया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या हुआ, फिर 4 तरह की इक्वेशन दी गई किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इक्वेशन इस तरह से थी। सबसे पहला जो इक्वेशन आ रहा था वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए आ रहा था। उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू गॉस क्लोज सरफेस पर अगर मैं एरिया इंटीग्रेशन करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फ्लक्स विच इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड जो था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्लोज सरफेस का अगर मैं इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस की अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स वापस से मिल भी जाएगा, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है बेटा, फेराडेस लॉ। फेराडेस लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी एंड विच इज इक्वल टू ई डॉट डी। तो ये हो गया क्या बेटा मेरे पास यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, वो होता है हमारा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली क्या होता है बेटा, 4 इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें फिर नॉलेज मिला कि किस तरह से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, और इसका जो यूज होगा वो हम आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे उनमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, चलो।